नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकल 8, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं ऋग्वेदिक काल का। पिछले वीडियो में हमने जाना आर्यों के बारे में, आर्यों के कौन कौन से एविडेंस हमें मिलते हैं उनके बारे में। आज उन आर्यों के द्वारा जो सिविलाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था उसके बारे में जानेंगे और उसे हम बोलते हैं ऋग्वेदिक एज। वैसे तो ये पूरा का पूरा जो वैदिक काल है दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, मतलब ऋग्वेदिक एज और लेटर वैदिक एज। क्यों ऋग्वेदिक एज, जिसे कि 1500 बिफोर क्राइस्ट से 1000 बिफोर क्राइस्ट का माना जाता है, क्योंकि इस एज में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेद लिखा गया और वो है ऋग्वेद। लेकिन इसके बाद का जो फेज है जिसे हम लेटर वैदिक एज बोलते हैं, इसमें बाकी के 3 वेद लिखे गए जिसे हम कहते हैं लेटर वैदिक एज, जो कि 1000 बिफोर क्राइस्ट से 600 बिफोर क्राइस्ट का है। तो आज बात होगा ऋग्वेदिक एज का। ऋग्वेदिक एज में क्या हुआ था? देखो, पिछले वीडियो में आपको जैसा कि मैंने बताया कि आर्यंस आ गए थे भारत, वो अपने साथ रथ लाए, घोड़े लाए और इस तरह की व्यवस्थाओं की वजह से, हथियारों की वजह से वो भारत में हर जगह जीतते गए। स्पोक वाले पहिए लेके आए, मृत्यु के बाद जलाने की ये प्रथा लेकर आए। तो ये सारा चीज आर्यंस अपने साथ लेके आए थे और ये सारी जानकारियां जो हमें मिलती है वो मानव सभ्यता के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती है, जिसे हम ऋग्वेद बोलते हैं। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक वेद है जो कि कुल मिलाकर 10 भागों में बटा है और इस 10 भाग में से दूसरे से लेके जो 7वें नंबर तक का पार्ट है, भाग है, उसे एक ही गोत्र के लोगों ने लिखा, इसलिए इसे गोत्र मंडल भी कहते हैं और ये पहले लिखा गया और बाकी के जो भाग हैं वो बाद में लिखे गए। पहला 10वां सब लास्ट में लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर लिखे गए हैं शब्द का इस्तेमाल करना शायद गलत हो, क्योंकि जिस दौर का मैं बात कर रहा हूं उस दौर में लिखे नहीं गए थे। उस दौर में इन चीजों का रचना हुआ था जिसे काफी समय के बाद लिखा गया। उन रचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी बोल बोलकर याद करा करके पहुंचाया जा रहा था और बाद के पीढ़ियों ने उसे दर्ज कर लिया, कागज कलम से उतार डाला। तो लिखा किसने, इसके बारे में जानकारी हमें मिल जाता है, लेकिन रचना किसने किया इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। इस ऋग्वेद में हमें इंद्र, वरुण, अग्नि, इन सभी देवताओं का जिक्र दिखता है, कुछ और भी धार्मिक अनुष्ठानों का जिक्र दिखता है। लेकिन इन सबों को जानने के पहले बेहतर होगा हम ये जान लें कि ये ऋग्वेद जिस लोगों के द्वारा लिखा गया था वो लोग कौन थे। तो वो आर्यन थे। आर्यंस के द्वारा इसकी रचना की गई थी और आर्यन जो थे वो कबीले में भारत आए थे, ट्राइब्स थे, कबीले में आए थे, समूह में आए थे। तो इतिहासकार जैसा कि कहते हैं इन आर्यों का 5 कबीला भारत में आया और ये जो 5 कबीले थे पंचजन भी कहलाते हैं। और इन कबीलाओं में से भरत कबीला काफी प्रसिद्ध रहा, जिसमें भरत के वंशज थे और उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ता है। कई साक्ष्यों से पता चलता है कि जब ये आर्यंस भारत आए तो इसके बहुत सारे खेप आए। कहने का मतलब कुछ कबीले, कुछ लोग काफी पहले आए, कुछ बाद में आए। तो बाद के आए लोग अधिक तेज थे, अधिक चालाक थे, अधिक कह सकते हो कि ज्ञानी थे, सामर्थ्यवान थे। वो पहले आए हुए आर्यंस को भारत में अपना गुलाम बना लिए और उन्हें दास कहे और जो भारत के मूल निवासी थे उन्हें दस्यु कहा गया। तो बाद में जो आर्यंस आए, पहले हुए आए हुए आर्यन से भी युद्ध किए और यहाँ के मूल निवासी जिन्हें उन्होंने दस्यु नाम दिया, दस्यु कहकर संबोधित किया, उनसे भी युद्ध लड़े। वो दोनों से युद्ध लड़े। यानी आर्यों का जो युद्ध चल रहा था, यह जो संघर्ष चल रहा था, वो कबीलाई संघर्ष भी था जिसमें अपने कबीले के लोगों से लड़ रहे थे और यहाँ के मूल निवासियों से भी संघर्ष था। दोनों को हैंडल कर रहे थे। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये आर्य अपने साथ अनार्यों को भी जोड़ दिए। जैसे कि एक युद्ध का जिक्र होता है इतिहास में, दशहरा के युद्ध, जिसमें भारत से 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। राजा मतलब 10 सरदारों का युद्ध हुआ, जिसमें से 5 सरदार आर्य थे और 5 सरदार अनार्य थे।
और इस दसराग युद्ध जो कि पुरुषनी नदी के किनारे हुआ, सुबोदास जीत जाता है। और ये जो सुबोदास था वो बाद में इन दसराग युद्ध के में जो बाकी 10 राजा थे उनमें से एक वंश था पुरु। पुरु के साथ ये संबंध बना लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, और ये पुरु और भरत मिल करके जब आपस में जुड़े तो कुरु साम्राज्य की या कुरु वंश की स्थापना की। ये जो कुरु थे ये कुरुक्षेत्र को अपना शहर बनाए और हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। और फिर ये कुरु आगे जाकर के पांचाल से जुड़ गए, और पांचाल से जुड़ने के बाद ये लगभग में पूरे नॉर्थ इंडिया पे रूल करते हैं। इन लोगों का संबंध भारत के एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध महाभारत से भी जुड़ा जाता है, लेकिन उस पर आएंगे, सब्र करो, उस पर भी आएंगे। सवाल है जो इतना सारा युद्ध सब चला या इस तरह के लोगों का ये कबीलाई संघर्ष चला, इन सबों के बीच में एक बात सोचने वाली कि ये लोग आखिरकार अपने जीवन यापन के लिए क्या कर रहे थे, क्योंकि युद्ध लड़ने से केवल पेट नहीं भरता, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता होगा। क्या कर रहे थे? तो ये जो आर्यंस थे ये खेती भी कर रहे थे, पशुपालन भी कर रहे थे, जानवरों को भी पाल रहे थे, लेकिन इनके लिए पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री वो प्राइमरी काम था। एग्रीकल्चर फिलहाल सेकेंडरी ही थे, एग्रीकल्चर आगे जाकर के उनके लिए प्राइमरी होगा पोस्ट वैदिक एज में। लेकिन जिस वक्त आर्यंस भारत आए वो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन पर अधिक डिपेंडेंट थे। तो जब पशुपालन का बात आता है तो सबसे पहले घोड़े का बात होगा कि घोड़े उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। घोड़े युद्ध में भी काम दे, सामान ढोने के लिए भी काम दे, लंबी लंबी दूरी तय करने के लिए भी काम दे, रथों को खींचने के लिए भी काम दे, और यज्ञ में बलि के रूप में भी घोड़ों को चढ़ाया जाए। तो घोड़े उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद सेकंड नंबर पर गाय। यहाँ पर जो भी कुछ उगाया जाता था मेनली जानवरों का चारा उगाया जाता था। घोड़े को वो कंज्यूम भी करते थे, ठीक है, चारा भी उन्हीं के लिए उगाया जाता था ताकि वो खाएं फिर उन्हें इंसान खा पाए। जो भी अनुष्ठानें हुआ करती थी उसमें 2 ही चीज मेनली दान दिया जाता था, एक तो मवेशी यानी गाय बैल ये सारे, और दूसरी दासियां। तो इस दौर में अनुष्ठानों में यज्ञों में बलि देने की परंपरा भी बहुत थी। अश्वमेध यज्ञ में ऐसा इतिहासकार कहते हैं, बताते हैं कि घोड़े का बलि दिया जाता था, अश्व का बलि दिया जाता था। बेलों के बलि के भी प्रमाण मिलते हैं जिसकी वजह से खेती में उन्हें प्रॉब्लम होने लगा था, बेलों की संख्या कम होने की वजह से। तो इनका जो भी भोजन के लिए अगर कार्य देखा जाए तो उनमें पशुपालन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अपने को दिखता है। जैसा कि इतिहास के साक्ष्यों से पता चलता है ये जानवरों पर बड़ा डिपेंडेंट थे, और ज्यादातर जो युद्ध होता था जानवरों की वजह से ही, गायों की चोरी हो जाना, घोड़ों की चोरी हो जाना, यानी युद्ध के पीछे का कहा जाता है कि मूल रीजन जड़ होते थे। जड़ मतलब जानवर होते थे। अब सवाल है कि युद्ध होता था, कबीले होते थे, तो कोई ना कोई तो मुखिया, कोई ना कोई तो सरदार होता होगा। तो इस सरदार का क्या कॉन्सेप्ट था यहाँ पर? हर एक कबीले का कोई ना कोई एक सरदार जो होता था, उस सरदार को राजन कहा जाता था। वही राजन आगे जाकर के राजा कहलाने लगे। इस दौर में राजन कहे जाते थे। और ये जो राजन होते थे इनका काम क्या होता था? अपने कबीले के लोगों की रक्षा करना, उनके जानवरों की रक्षा करना, उनके लिए भोजन मुहैया कराना, यही एक सरदार का काम होता था, राजन का काम होता था। क्योंकि उस वक्त जमीन पे किसी का कोई पर्सनल अधिकार नहीं हुआ करता था, इसलिए टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। जमीन दान देने का बात उस वक्त चलता भी नहीं था। वैसा जमीन जो था पूरे समाज का होता था, सोसाइटी का, क्योंकि कह सकते हैं एक तरह से सोशलिज्म समाज था। लेकिन इस ऋग्वेद के काल में ये राजा ऐसा नहीं कि वंशानुगत था, राजा बना फिर उसका बेटा, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। इस समाज में 4 संस्थाएं थी, सभा, समिति, गण, विधत, और ये 4 संस्थाएं मिलकर के तय करते थे कि राजा कौन बनेगा, राजा क्या करेगा, कैसे करेगा। यानी कह सकते एक तरीके से रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट था कि ये संस्थाएं जिनमें मेनली आम जनता, पुरोहित, इस तरह के लोग होते थे, और वो मिलकर के तय करते थे कि हमारा जो ये राजन है, ये कबीले का सरदार है, ये क्या करेगा। यानी राजन का काम केवल काम करना होता था, फैसला लेना नहीं। यानी कुल मिला के कह सकते हो आज के मॉडर्न युग वाली व्यवस्थाएं थी। विधायिका यानी लेजिस्लेटिव अलग
और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग, ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। दूसरा हम लोग देखते हैं और क्या हमें यहाँ पर दिखता है कि ये जो राजन होते थे, इनका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था लोगों को भोजन का व्यवस्था करवाना, भोजन मुहैया करवाना। इसके लिए कई बार जब देखा जाता है कि जब एग्रीकल्चर का प्रेशर बढ़ने लगा और वैदिक एज के लोग भी खेती बाड़ी में संलिप्त होने लगे प्रॉपर, तो राजन भी खेती बाड़ी का काम करने लगे। जैसे कृष्ण के भाई बलराम, उनका मेन हथियार था हल, है ना, तो खेती काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो राजन भी जो होते थे खेती करते थे, तो उस पर हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल हम लोग राजन की बातों पर चल रहे हैं कि राजन की जिम्मेदारी क्या क्या थी। और ये जो राजन होते थे, इनके अपने कुछ प्रॉपर सलाहकार भी होते थे, जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र, काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो विश्वामित्र थे, उन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की। और गायत्री मंत्र जो है उस वक्त आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक माना गया, क्योंकि ये व्यवस्था दे दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र उच्चारण कर ले, इसके श्लोकों का उच्चारण कर ले, तो वो अनार्य से आर्य में तब्दील हो जाएगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो ये धर्म परिवर्तन के लिए लाया गया एक व्यवस्था था। बस एक बार आप श्लोक का उच्चारण करो और आप आर्य बन जाओगे, आर्य घोषित हो जाओगे। तो ये जो पुरोहित होते थे, इनका मेनली काम होता था राजाओं को शासन देना और राजा के हित में, समाज के हित में नियम व्यवस्था लागू कराने के लिए बताना, या कुछ अगर राजा को समस्या हो तो उसके उपाय को बताना। तो ये एक तरीके से गुरु के तौर पर, राजगुरु के तौर पर काम करते थे, जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं। अब सवाल है, ये जो राजन था, ये कबीले का सरदार था मेनली, तो कबीले में कितने लोग थे? ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक कबीला में मैक्सिमम जो मेंबर होते थे 100 होते थे। और किसी भी इंसान का या पूरे समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार थी। परिवार के समूह से गांव, गांव यानी ग्राम, ग्राम के समूह से विश्व, विश्व के समूह से बन जाता था जन, और जन के समूह से जनपद, और जनपद से महाजनपद, और वही महाजनपद आगे जाकर राज्य, राष्ट्र, इस तरह से बना। तो किसी भी इंसान को सबसे अधिक जो लगाव होता था अपने परिवार से होता था, उसके बाद अपने गांव से। और जो राजन होते थे उनके लिए ये पूरे के पूरे कबीले, यानी पूरा का पूरा ग्राम या विश्व या जन या जनपद जो भी हो, उसके अंडर की व्यवस्था में उसे कंट्रोल करना, बैलेंस्ड करना, ये एक राजन की जिम्मेदारी हुआ करती थी। इस कबीला में विवाह का व्यवस्था भी अब स्थापित हो चुका था। कुछ इसमें व्यवस्थाएं ये भी दिखती हैं, यानी अलग अलग तरीके के विवाह का भी प्रथा देखने को मिलता है, चाहे वो गंधर्व विवाह हो या अन्य तरह के विवाह व्यवस्थित हो। यम के बारे में भी पता चलता है। इसी के साथ साथ समाज में सामाजिक भेदभाव भी प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि अब क्या था कि कुछ लोगों के पास व्यवस्थाएं या संसाधन थोड़े अधिक थे और कुछों के पास कम था। जिनके पास अधिक था वो और आगे बढ़ते गए, और इस तरीके से सोशल इनइक्वालिटी का एसेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कुछ लोगों के पास अधिक व्यवस्थाएं, कुछ लोगों के पास कम व्यवस्थाएं हैं, और उन व्यवस्थाओं को मिला जुला कर इस्तेमाल करना, उन व्यवस्थाओं के बीच में से जिनके पास अधिक संसाधन होते गए वो अधिक अपने आप को उच्च वर्गीय घोषित करते गए, और इस तरीके से सामाजिक भेदभाव यहाँ पर प्रारंभ होता है, और वो उत्तर वैदिक काल में अपने एक विकराल रूप को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ साथ समाज में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था भी थी। देखो, शुरुआती वर्ण व्यवस्था तो केवल कलर के आधार पर थी। जो आर्यंस थे चूंकि वो गोरे थे तो श्वेत थे, और जो अनार्य थे वो काले थे। तो आर्य अनार्य को निम्न समझते थे, इसी से उन्हें दस्यु बोले, पन्नी बोले। बाद में ये आर्य भी 3 भागों में बटे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये पता चलता ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से, जहां पर लिखा है उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्रों का सृजन हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये लिखा भी है तो कहां? ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी आखिरी डिवीजन में। और दूसरी बात, उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों का काम था उस वक्त ज्ञान देना, ज्ञान ग्रहण करना, सारा काम ओरल, मौखिक, इसलिए मुख से ब्राह्मण। क्षत्रियों का काम क्या? रक्षा करना,
इसलिए भुजाओं से छुपी है। वैसे वो काम खेती करना, इसलिए जांघों से, वैसे और सुदूरों काम सेवा करना, इसलिए चरणों से सुदूरों का सृजन हुआ है। कहने का मतलब इंसान को उसके कार्य के अनुसार और कार्य में लगने वाले शरीर के अंग के अनुसार उस विराट पुरुष से कंपेयर किया गया, उससे तुलना किया गया और उसके साथ जोड़ दिया गया। लेकिन इसी चीज को समय के साथ इंसानों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित घोषित कर दिया गया। तो ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था होगा, इसे कुछ लोगों ने अपने फायदे के अनुसार तब्दील कर दिया। अब अंततः बात होता है धर्म का कि ऋग्वेद में देवताओं का जिक्र क्या है। तो यहां पर हमें इंद्र का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में कहा गया कि वो पुरंदर को तोड़ते थे, बाद में बारिश के देवता हो गए। हमें अग्नि का जिक्र मिलता है, अग्नि आग जो कि इंसानों के सामान को, उनके मैसेज को आकाश तक, परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। हमें सोम का जिक्र मिलता है, सोम जिससे सोमरस बनता था, सोम वृक्ष का, सोम के पौधे का शायद प्रॉपर पूजा और अर्चना हुआ करता होगा। कुछ देवियों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन चूंकि ये पुरुष प्रधान समाज था तो इस समाज में महिलाओं को कम आंकने के लिए देवियों को कभी भी देवताओं से ऊपर नहीं घोषित करने दिया गया। अंततः आप कह सकते हो कि ये एक जो व्यवस्था था, वर्तमान के इंडियन सिविलाइजेशन या जो हमारे देश का ये जो पूरा समाज सिविलाइजेशन है, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होगा और वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इमर्ज होते जाएगा, फैलते जाएगा, एक्सपेंड करते जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने जाना ऋग्वेदिक काल से संबंधित कुछ जानकारियों को, और नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें हम सभी जानेंगे पोस्ट वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल से संबंधित कहानियों को। तो उम्मीद है आपको मेरा ये एक्सपेरिमेंट आर्टिकुलेट का बेहतर लग रहा होगा, जिसमें मैं कहानी के तर्ज पर आपको पूरा इतिहास पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, समझाते हुए सब चल रहा हूँ। तो अगर आपको ये बेहतर लग रहा तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके सारे दोस्तों तक ये कहानी पहुंच पाए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।